अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन होती क्या है। तो ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली हमारे पास रेगुलेशन ऑफ वाटर, यानी कि हमारे पास सेल का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो उन दोनों इन्वायरमेंट में जो एक वाटर की रेगुलेशन होती है वो हमारे पास होती है ऑस्मो रेगुलेशन। तो हम देख रहे थे हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब ऑर्गेनिज्म ये तो नहीं है कि एक ही तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। तो हम उस तरह देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन जो हमारे पास है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में कैसे हो रही होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है मराइन, इनके समुद्री, जिसे हम ना उर्दू में ये कह सकते हैं कि समंदर में रहने वाले जानवर या एक समुद्री इन्वायरमेंट। तो जो समंदर का वाटर होता है वो क्या होता है कि उसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो मोस्ट मराइन इनवर्टिब्रेट्स आर ओस्मो कन्फर्मर्स। तो एक तो हमारे ये चीज़ हमारे पास कंफर्म होगी कि हमारे पास जो वो होते हैं, ये मराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में दो तरह के ऑर्गेनिज्म डिस्कस किए थे, एक थे ऑस्मो कन्फर्मर्स और एक थे ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो जो ऑस्मो कन्फर्मर्स थे उन्हें अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एडजस्ट या अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो हमारे पास मराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में हमारे पास हैग फिशेस आर आइसोटोनिक विद सराउंडिंग। तो हमने ये भी अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास तीन तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक क्या होता है कि आइसोटोनिक यानी कि एक नॉर्मल इन्वायरमेंट, जैसा कि सेल के अंदर उसी तरह का बैर इन्वायरमेंट हो तो वो आइसोटोनिक। तो जो वर्टिब्रेट्स में हैग फिशेस होती हैं वो अपने सराउंडिंग से आइसोटोनिक होती हैं, यानी कि जिस तरह की उनकी सराउंडिंग होती है उनकी बॉडी के अंदर भी वैसा एनवायरनमेंट होता है, तो कोई ख़ास तरह के चेंजेस नहीं हो रहे होते सी वाटर से। तो जो हमारे पास कार्टिलिजिनियस फिशेस हैं वो हमारे पास अपना मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर। वो क्या करते हैं कि हमारे पास कार्टिलिजिनियस फिशेस अपनी बॉडी के अंदर उन साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है ना उसे कम, यानी कि हमारे पास समंदर का पानी, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में साल्ट होता है। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनके अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसा कैसे होता है, उनके जो किडनीज होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट साल्ट। उनके किडनीज थ्रू गिल्स एंड आल्सो पोजेस साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन सच एज रेक्टल ग्लैंड्स। तो इनके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक इनका होता है कि ये खुद साल्ट एक्सक्रीट करते हैं थ्रू गिल्स। इनके पास एक ख़ास तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। ये हमारे ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स के तौर पर वर्क करते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस में और वहाँ पे साल्ट एक्सक्रीट करते हैं। तो these employ active transport mechanism to remove salt against osmotic gradient। तो ये क्या होता है कि इनके ज़रिए समंदर और अपनी बॉडी के दरमियान साल्ट के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। Some fishes have relatively low salts in their body fluids but have rendered these hypertonic to that of the sea water by retaining urea in adequate concentration। तो अब क्या होता है कि अब समंदर के पानी में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में साल्ट्स हैं। तो अब साल्ट्स, जैसा कि हमने नेचर का एक लॉ पढ़ा हुआ है कि क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो अपनी, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से ऐसी जगह पे आती है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। अब साल्ट का जो है वो समंदर में तो बहुत ज़्यादा है, तो वो उन फिशेस की बॉडी में आएगा। तो वो क्या होगा कि वो फिशेस अपनी बॉडी में रिटेन करने के लिए क्या करते हैं कि उसको यूरिया, बॉडी के अंदर यूरिया प्रोड्यूस करती है। तो अब यूरिया तो प्रोड्यूस हो रहा है,
लेकिन क्या हो रहा है कि यूरिया हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है, तो इसका बॉडी से रिमूवल होना चाहिए। और अगर स्टोर करना है अगर फिशेस के लिए, तो वो है कि उन्होंने स्टोर करना है, तो वो क्या करते हैं कि वो यूरिया को एक और चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, एक अदर केमिकल। उस केमिकल का नाम क्या है? ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ताकि वो यूरिया से प्रोटेक्शन उनको मिल जाए, क्योंकि यूरिया जो है ये हमारे पास इसकी ज़्यादा अमाउंट ख़तरनाक होती है। तो बोनी फिशेज द डिसेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर बट लेटर बिकम मराइन। तो जो बोनी फिशेज थी, इनके जो डिसेंट्स यानी कि इनके फोर फादर्स थे, वो कहाँ के थे? वो ये फ्रेश वाटर के थे, लेकिन ये क्या, ये मराइन इन्वायरमेंट में है। तो लूज वाटर फ्राई देयर हाइपोटोनिक बॉडी। तो इनकी जो बोनी फिशेस की बॉडी होती है, एमसीक्यू आ सकता है, वो कैसी होती है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कैसा होता है कि बाहर से सेल के अंदर वाटर इंटर हो रहा होता है। तो ये क्या करती हैं कि लूज वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लो टू हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब देखो दो तरह की कंडीशन आ गई, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। उन फिशेस की जो बॉडी है वो हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है कि उनकी बॉडी के अंदर वाटर इंटर हो रहा है, बाहर जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, उसमें भी वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। अब ये साल की कंसनट्रेशन के लिहाज से इन्हें हाइपो से हाइपर की तरफ किया जा रहा है। अब क्योंकि बाहर भी वाटर है बहुत ज़्यादा अमाउंट में और फिशेस के अंदर भी वाटर है, लेकिन वाटर वो जो फिशेस के अंदर है उसे हाइपो कह रहे हैं और बाहर वाले को हाइपर कह रहे हैं। तो वो कैसे? क्योंकि बाहर जो वाटर है वो नमक वाला पानी है, लेकिन फिशेस के अंदर जो पानी है वो नहीं है। तो वो क्या हो रहा है कि वाटर फिशेस की बॉडी से लीव होकर समंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे साल्ट वाला वाटर है और ये फिशेस के अंदर जो वाटर है ये साल्ट वाला नहीं है। तो वो क्या होता है, उनकी हाइपोटोनिक बॉडी से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जाता है। These fishes have adapted themselves to drink large amount of sea water and excrete concentrated। तो इन फिशेस ने एक अडाप्टेशन की हुई है, वो क्या करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में समंदर का पानी पी लेती हैं। तो क्या होगा कि इनके अंदर जो इनका यूरिन होगा वो भी कंसनट्रेटेड होगा, तो मैक्सिमम साल्ट एक्सचेंज मिनिमम वाटर लॉस होगा। तो कंसनट्रेटेड यूरिन है उसमें सारा ये साल्ट एक्सक्रीट कर देती हैं और वाटर को अपने अंदर इतना भी उसके स्टोर रखती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन हैज़ इनेबल्ड द एनिमल्स एंड प्लांट्स टू यूज एनवायरनमेंट। तो ये एक ऑस्मो रेगुलेशन है, इसने क्या किया हुआ है कि इसने पौधों को इस तरह इनेबल्स कर दिया है और जानवरों को कि वो एक वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में रह सकते हैं। मतलब ये उस बात कहने का है कि अब ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अडाप्टेशन है, वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाएं, उन्होंने खुद को अडाप्ट किया हुआ है तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। असल में यहाँ पे वो ये बात कहना चाह रहा है कि ऑस्मो रेगुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो नीचे हम इनकी पिक्चर देख लेते हैं। तो क्या है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट ए है, ये हमारे पास एक मराइन वाटर में रहने वाली फ़िश है और ये एक फ्रेश वाटर में रहने वाली फ़िश है। तो मराइन फिशेस क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर इनटेक कर लेती हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन ऐसा यूरिन होता है जिसमें वाटर की अमाउंट बहुत कम होती है, सारा साल्ट ही होता है। तो वो साल्ट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देती हैं और खुद के अंदर वो समंदर वाला साल्ट नहीं रखती, खुद के अंदर वो क्या करती हैं, उनके अंदर रेक्टल ग्लैंड्स हैं और रेक्टल ग्लैंड्स साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उस साल्ट को भी यूरिया की फार्म में नहीं रखा जाता, उसे केमिकल ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो इन फिशेस के लिए खतरनाक ना हो। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, इनके अंदर गिल्स भी हैं जो कि साल्ट प्रोड्यूस करते हैं और रेक्टल ग्लैंड्स भी। तो जो सेकंड वाली है ये फ्रेश वाटर है में रहने वाली है, ये तो पानी ज़्यादा पीती नहीं है। तो इनके अंदर क्या करती हैं, इनके अंदर साल्ट एक्टिव टेकन अप बाय गिल्स। तो ये क्या करती हैं, ये बाहर से साल्ट अपनी बॉडी के अंदर लेके आती हैं। तो इनके अंदर जो यूरिन होता है उसके अंदर साल्ट बिल्कुल नहीं होते, इसके अंदर सारा वाटर ही होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर है और इन फिशेस की बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा वाटर है। तो ये सारा वाटर ही लॉस, यानी कि बहुत ज़्यादा और लार्ज अमाउंट ऑफ जिनके अंदर जो वाटर वो यूरिन होती है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ही होता है, कोई ऐसा साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर साल्ट रखना होता है, क्योंकि साल्ट भी तो नहीं चाहिए। पैसिव गेन वाटर क्रॉस बॉडी सर्फेस एंड थ्रू गिल्स। तो पैसिव वाटर यानी कि इनके अंदर इनकी बॉडी के अंदर वाटर की गेनिंग हो रही होती है। तो ये तो हमारे पास था फर्स्ट ऑस्मो रेगुलेशन एक मराइन इन्वायरमेंट के लिए। देन हमारे पास है फ्रेश वाटर के लिए। तो
तो देन हमारे पास जो दूसरा है दैट इज़ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर कैसा वाटर होता है, रिवर्स का, लेक्स का, ऐसा वाटर जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो वो वाला वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर एनिमल हैव कॉन्स्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लोटिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ साल्ट। तो फ्रेश वाटर में जो रहने वाले एनिमल्स हैं ना, उन बेचारों के लिए एक बहुत बड़ा मसला ये है कि क्योंकि फ्रेश वाटर में साल्ट तो होते नहीं हैं, तो उन उन बेचारों की बॉडी से साल्ट लॉस हो रहा होता है, और वाटर उनकी बॉडी में खाम खा ही चला आ रहा होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर है और बाहर बहुत ज़्यादा वाटर है। बाहर वाला जो हमारे पास सिस्टम है वो हाइपो है। तो हाइपो में क्या होता है कि बाहर से वाटर सेल के अंदर इनटेकिंग हो रही होती है। तो फिर इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अब साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर रखना है और वाटर को निकालना है। तो इन्होंने वाटर को निकालने के लिए क्या किया हुआ है, इनके अंदर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रेश वाटर में कौन कौन से वाटर में एनिमल्स क्या पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ है, ओमेबा है, पैरामीशियम है, ये तीन चीज़ें हैं। ये क्या करती हैं, इनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। तो फिशेस भी है, फिशेस रिमूव एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। तो सबसे पहले इनके अंदर अडॉप्टेशन ये है कि ये जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो एक डाइल्यूट यूरिन होता है। डाइल्यूट यूरिन का क्या मतलब है, डाइल्यूट यूरिन ऐसा यूरिन होता है जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इनकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली वाटर आ रहा है, तो ये क्या करते हैं कि यूरिन में तो बहुत ज़्यादा वाटर तो इन्होंने रिमूव कर दिया। और दूसरा ये क्या करते हैं कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऐसे वैक्यूल्स होते हैं कि हम उनको ये कह सकते हैं कि एक वैक्यूल है जिसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि वो इनके फैल और सिकुड़ सकता है, यानी कि श्रिंक कर सकता है। तो वो क्या करते हैं कि जब वाटर उनके अंदर फिल हो जाता है तो वो श्रिंक होते हैं और सारा वाटर इनकी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो द अलाउ सॉल्ट कंपेयर टू प्रेफरेंस साल्ट कंटेनिंग फूड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट की। तो ये क्या करते हैं, तो इन्होंने अब इनकी बॉडी से साल्ट भी तो लॉस हो रहा था, उसकी कमी को ये कैसे पूरा करते हैं, तो ये ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें साल्ट होता है। और दूसरा ये गिल से और स्किन से भी साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली अपटेक कर रहे होते हैं। ये थे हमारे पास फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऐसा यूरिन जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। एंड सेकंड वन ये है कि इनके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऐसे वैक्यूल हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो यानी कि एक पंपिंग के तौर पर काम कर रहे होते हैं कि जब वो वैक्यूल वाटर से फिल हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सारा वाटर इनकी बॉडी से बाहर चला जाता है। और इन्होंने साल्ट को भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, साल्ट वाली फूड खाते हैं और साल्ट को कंटिन्यूसली अपटेक कर रहे होते हैं बाय गिल्स एंड स्किन से। देन हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट आ जाता है जिसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल, यानी कि सहराई इलाका। तो उन बेचारों के लिए, जानवरों के लिए मसला क्या है, उनके लिए मसला ये है कि उन्हें तो वाटर मिल ही नहीं रहा और उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर है उन्होंने उसको बचा के रखना है, बस उनके लिए ये अडॉप्टेशन है। तो वो द वेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। तो उनके अंदर क्या होता है कि एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनके अंदर मेन मसला है अवेपोरेशन। अवेपोरेशन क्या है, अवेपोरेशन है हमारे पास कि वाटर का, एनिमल्स है तो या कोई जानदार है, एनिमल्स या हम ह्यूमन की एग्जांपल लगा लेते हैं, तो उनकी स्किन से जो हमें पसीना आ रहा होता है और ये वाला वाटर लॉस होता है। और जो पौधे होते हैं इनमें स्टोमेटा के ज़रिए जो वाटर लॉस हो रहा होता है। तो ये वाली चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं वेपोरेशन में, वेपर्स की फॉर्म में वाटर का रिमूवल। तो ये है वेपोरेशन। इनमें ये होता है कि इन्होंने किसी ना किसी तरह वेपोरेशन को रोकना होता है ताकि इनके अंदर वाटर स्टोर हो सके। तो आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स, तो ये दो तरह के हमारे पास चीज़ें आ गई। फर्स्ट वन आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। तो इन दोनों ने खुद को अडॉप्ट किया हुआ है कि ये टेरेस्ट्रियल मोड में रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर कवर्ड बाय बॉडी सरफेस। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है, यानी कि उनकी बॉडी स्किन से कवर्ड होती है, वो जो प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर। और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन क्या है, हमारे एंडोस्केलेटन है, बोनी स्केलेटन होता है जो, और एक्सोस्केलेटन है जो हमारा बाहर वाला स्केलेटन है। तो वो एक वैक्सी होता है, यानी कि उसके ऊपर वैक्स होती है। जो इंसेक्ट्स होते हैं में, और इंसेक्ट्स में ये वैक्सी होता है और मल्टी लेयर डेड किडनाइज स्किन सेल तो मोस्ट ऑफ द ट्रस्टेड। तो ये डेड सेल्स की एक लेयर होती है जिसे किडनाइज स्किन सेल्स होते हैं।
जो कि इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल मोड के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि वेपोरेशन को कम से कम किया जा सके। तो ये क्या करते हैं कि ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें वाटर होता है, तो ताकि इनके अंदर वाटर की कमी को पूरा किया जा सके। दिस एनिमल आल्सो है मेटाबॉलिक एंड बिहेवियर अडाप्टेशन, तो इन्होंने मेटाबॉलिज्म के अंदर और बिहेवियर में भी ऐसी अडाप्टेशन की हुई है। मेटाबॉलिक अडाप्टेशन क्या होती हैं कि यानी कि इनका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसमें ऐसे रिएक्शन हो रहे होते हैं जिनमें वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन रहा होता है। तो ये है बिहेवियर अडाप्टेशन। उनके बिहेवियर के अंदर ऐसी अडाप्टेशन है कि यानी कि ये यहाँ पे एक और टर्म यूज होती है नोकोटोरियल। नोकोटोरियल होते हैं यानी कि जो रात को बाहर निकलते हैं ताकि दिन को सूरज की लाइट होगी, डायरेक्ट इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इनकी बॉडी से वेपोरेशन होगी, वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होगा या स्वेट पसीना आएगा, तो वो उस वाटर के लॉस को रोकने के लिए ये रात को बाहर निकलते हैं ताकि जब मौसम ठंडा हो तो वेपोरेशन ना हो। सम डेजर्ट्स मैमल्स कैंगरो रैट सर्वाइव विदाउट, तो ये जो कैंगरो रैट है ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो ये क्या करता है, ये ऐसे पौधों के सीड्स को खाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होता है। तो देन हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरन, तो इनके अंदर एक और अडाप्टेशन है कि इनके अंदर जो यूरन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, यानी उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम अमाउंट में होता है। तो उसको भी, उस कंसनट्रेटेड यूरन को भी रीअब्जॉर्ब करके फिर अगेन फिल्टर किया जाता है ताकि जो कुछ भी वाटर ये प्रिजर्व कर सकें तो कर लें। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ एनी हाइड्रोबायोसिस। एनी हाइड्रोबायोसिस क्या है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं एनी हाइड्रोबायोसिस। Terrestrial animals can tolerate dehydration and it differs in various animals. This characteristic known as anhydrobiosis. एनहाइड्रोबायोसिस की एग्जांपल अगर आपसे वो पूछ ले तो आप इसकी एग्जांपल में ये कैंगरो रैट की एग्जांपल लिख सकते हैं, जो कि सीड्स, डेजर्ट प्लांट के सीड के ऊपर फीड करता है ताकि जिनसे कार्बोहाइड्रेट ले सके और अपनी एनहाइड्रोबायोसिस यानी कि अपनी डिहाइड्रेशन को टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त कर सकता है। तो ये था हमारे पास एक लेक्चर, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और यानी कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है, नहीं तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये मराइन, फ्रेश और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।